बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं सबसे बड़े पाकिस्तान में। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। और आज जो है वो तीसरा रोजा है। रमजान की ढेर मुबारकबाद और साथ साथ दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह पाक आप सब लोगों की इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए और आप लोग हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और साथ साथ शाहजेब वाली बात के शाहजेब पाकिस्तान को भी अपनी दुआओं में याद, बिल्कुल पाकिस्तान को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सियासी खबरें अभी भी आ रही हैं और मुसलसल चल रहे हैं, बहुत सारे मामला चल रहे हैं, सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। और थोड़ी सी ऑडियो भी खराब हो रही है, अभी ठीक कर लेते हैं जल्दी से और आप कंटिन्यू भी करते हैं। इससे आप कह रहे हैं वाकई में पाकिस्तान की जो है सिचुएशन जिस तरह होती जा रही है उसमें हमें वाकई बहुत सारी दुआओं की जरूरत है। लाइक यू वर सेइंग कि हमें बहुत सारी दुआओं की जरूरत है और रोज यही वाली बात होती है। अब सुबह का आगाज भी करते हैं। शाहजेब और मैं ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मामलात फरमाए और रमजान जैसे महीने में ये हो रहा है। शाहजेब तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और शुभनामा में सबसे पहले हम ये जिक्र करेंगे कि जो इमरान खान साहब ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम है वो बतौर निगरान वजीर आजम तजवीज कर दिया है। और पीडीएम ने निगरान वजीर आजम के नाम पर जो मुशावरत के लिए खत लिखा गया था सदर पाकिस्तान की जानिब से, उस पर ऑपोजिशन लीडर ने इसको मजाक करार दे दिया है। यानी कि अभी भी ऑपोजिशन बजिद है कि हम कोई नाम नहीं देंगे। और ऑपोजिशन का बेसिकली इस वक्त कहने का मकसद ये कि हम इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। वो फैसला जब आ जाएगा तो उसके बाद हम अपना लाएमल तैयार करेंगे और बताएंगे। उससे पहले हम ना कोई नाम देंगे, ना इस वक्त जो वजीर आजम जो है इमरान खान साहब वो जो कर रहे हैं उस पर किसी किस्म की मुशावरत करेंगे, ना उनको कोई नाम दिया जाएगा। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम के साथ सदर भी गैर आईनी इक़दाम के जिम्मेदार हैं। तो ये तो खबरें आ रही हैं, लेकिन साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में आईनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच जो है वो आज फिर समाअत करेगा 12 बजे, क्योंकि इस पर समाअत मुसलसल की जा रही है। इस पर फैसला होना, जल्द होना बहुत जरूरी है ताकि इस वक्त जो सूरत बनती जा रही है, जो एक आईनी बहरान है वो खत्म हो और जो सियासी सूरत है वो कुछ बेहतर हो। क्योंकि शाहजेब गुज़श्ता रोज रजा रब्बानी ने दलाइल दिए और फैसला करने की सदा भी की। साथ में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अदालत हवा में कोई फैसला नहीं करेगी, दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला कैसे दे सकते हैं। ये भी कहा कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उसकी आईनी और कानूनी हैसियत का जो है वो जायजा लेना है। यानी कि ये भी ज़ेर बहस ऑब्वियसली होगी कि अब जो भी होगा उसको देखा जाएगा कि आया वो आईन के मुताबिक है भी या नहीं। साथ में जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा है कि मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। लेकिन खैर अभी रिमार्क्स आ रहे हैं और जो रिमार्क्स आते जा रहे हैं, आज भी हियरिंग है, उस हियरिंग में क्या होता है देखना हम देखेंगे। लेकिन साथ में इसका फैसला जल्द होना बहुत जरूरी है। जितने कानूनी माहिरीन है माया वो भी यही कह रहे हैं कि इसका फैसला हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नैरेटिव लेकर जितनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, अब यहां तक कि वो निगरान वजीर आजम के नाम तक पे पहुंच चुके हैं, तो ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन रुकी हुई है, फैसले का इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या फैसला आने के बाद ये तमाम मामलात रिवर्स हो सकेंगे, दोबारा से शुरू किए जा सकेंगे? अगर ये रिवर्स नहीं होते तो फिर तो जो नैरेटिव इस वक्त पीटीआई बना रही है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो कामयाब हो जाएगी। एक कल बात मैंने नोट की थी, कुछ एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो है माहिर कानून जो है वो वहां मौजूद थे और उन माहिरीन ने ना एक बात की कि जब अगर आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के फैसले को अगर आप चैलेंज करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो ये एक तरह का समझिए अगर जो भी फैसला होता है वो करता है, लेकिन एक तरह से बकौल उनके पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और कल को हर फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया जाएगा जाकर कोर्ट में। तो ऑब्वियसली वो जो भी होगा कानून के तहत होगा इंशाल्लाह, और वो बेहतर मामला इसलिए भी होंगे। इस पर डिटेल्ड फैसला आना बहुत जरूरी है, मुस्तकबिल के लिए भी जरूरी है, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसी सूरत आलम ना देखें जिसमें आईनी बहरान पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी है। साथ में आपको बताएं कि इमरान खान साहब की कॉल पर रेड जोन के बाहर नमाज इशा के बाद एहतजाज किया गया। जैसा कि उन्होंने हमने देखा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में एहतजाज का ऐलान किया था और कॉल दी थी तमाम लोगों को, और वहां पर लोग पहुंचे, एहतजाज भी किया गया। साथ में एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने यह जवाब दिया कि जमीर फरोशों को सिर्फ नाअहल नहीं जेलों में डालना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और कल हमने ये देखा स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद बैरूनी साजिश वाज़े होने के बाद मुस्तरद कर दी। कल ये जिस तरह का दिखाया कि कल जिस तरह कॉल हुई और जितने उनके लीडरान थे उन्होंने जिस तरीके से अवाम के साथ कम्युनिकेट किया, वो नजर आ रहा था कि उनका इस वक्त एक ही मकसद है कि हम गलत के खिलाफ हैं और सही के साथ हैं। आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो ही है जिस पर बात हो रही है,
तनकीद हो रही है, इल्जामात भी हो रहे हैं। देखिए इल्जाम जब तक साबित ना हो जाए ऑब्वियसली, लेकिन साथ साथ इस तरीके से दलाइल के साथ पेश किया जा रहा है। वहां पर जो है एहतजाज हो रहा है डी चौक पे, अवाम का इकट्ठा होना, पीटीआई के रहनुमाओं का अपने गले भी उनके खत्म हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से दिखाया जा रहा है किस तरह वो सपोर्टर्स उनके आ रहे हैं सामने, और साथ साथ ऑपोजिशन का जो है शाहजेब जो एक्शन नजर आ रहा है वो इस वक्त पूरे पुरुमीद हैं सुप्रीम कोर्ट और की तरफ। उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम उसके बाद फैसला करेंगे, उससे पहले हम कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कप्तान का सिक्सर जो है वो गेंद ढूंढने जो है वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये भी जुमला बोला गया है कि कप्तान ने जो आखिरी सिक्सर मारा है तो वो जो गेंद जो है ऑपोजिशन वो कोर्ट ढूंढने गई है। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन जो है वो निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का हिस्सा नहीं बनना चाह रही, ना बन रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने भी कुछ बयान दिए। उन्होंने कहा कि आइन शिकन सदर से किसी किस्म की बात नहीं हो सकती, और जब बात ही नहीं हो सकती तो निगरान वज़ीर आज़म का वो नाम क्यों देंगे। यानी कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है, ऑपोजिशन इस वक्त नहीं चाह रही किसी किस्म की मुशावरत करना, किसी किस्म की बात करना। वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और जो रूलिंग के हवाले से, तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से फैसला है वो सामने आए, उसके बाद वो अपना कोई लाएअमल तैयार करें। लेकिन सारे में हम ये भी देख रहे हैं कि जो रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी, उन्होंने भी अपना रद्दमल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो मुशावरत का हिस्सा नहीं बनते तो उनकी मर्जी है, वो 7 दिन में नाम नहीं देते तो पहला नाम फाइनल हो जाएगा। यानी कि जो पीटीआई ने नाम दिए हैं उसमें से कोई नाम फाइनल हो जाएगा अगर वो नाम नहीं देते। तो ऑपोजिशन का नाम देना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इन तमाम सियासी मामलात पर बातचीत करनी है और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सेनेटर भी हैं। बिल्कुल सहर कामरान साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सहर साहब, सबसे पहले तो मुत्तहिदा ऑपोजिशन के बारे में जानना चाहता हूँ। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि रूलिंग दी गई, रूलिंग के फौरन बाद 15 मिनट बाद ही उन्होंने असेंबलियां तहलील करने की तजवीज दे दी सदर पाकिस्तान का, उसके ऊपर जो है वो श्योरिटी भी आ गई और तहलील कर दी गई। उसके बाद हमने देखा कि ऑपोजिशन तो जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई आगे बढ़ती जा रही है। तो आपको लगता है कि अगर फैसला आ भी जाता है मुत्तहिदा ऑपोजिशन के हक में तो ये तमाम चीजें रिवर्स हो सकेंगी, वापस जा सकेंगी और फिर मामला तहरीक-ए-एतमाद तक जाएगा, दोबारा से शुरू हो सकेगा? अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आप सबको। देखिए बात यह है, आपने जो नुक्ता रेस किया है, हम जो चाहते थे कि इमरान खान न्याजी की हुकूमत ख़त्म हो, वो तो हुकूमत तो ख़त्म हो गई और मैं समझती हूँ एक नाजायज़ हुकूमत थी, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से हुई, हम आज किस बात के लिए खड़े हैं? हम आइन की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं। अगर कोई इस बात को नहीं समझता कि आइन की कोई अहमियत है, आइन को अंडरमाइन करना, आइन को सबवर्ट करना, आइन को एब्रोगेट करना कोई मायने रखता है, तो मैं कहूँगी ये बहुत अफसोस की बात है। यानी कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा उसके कवानीन, उसके कानून, उसके आइन के मुताबिक ही चल सकता है और उसके बगैर नहीं चल सकता। अगर हम ये बोलें कि आज जो है आइन मुअत्तल हो गया, कल जो है कानून मुअत्तल हो गया, इस मुल्क में जो जिसका जो दिल चाहे वो करे। इमरान खान साहब ने जो है जिस तरीके से, मैं समझती हूँ कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने रेजिग्नेशन दिया, और उसके अलावा आप ये देखें कि जो भी बार काउंसिल है उसके भी स्टेटमेंट सामने आए। फिर अदालत ने भी जिस नुक्ते पर सो मोटो लिया, वो जाहिर बात है इस अहमियत का हामिल है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, और एक प्रोसेस था जो वोटिंग का वो हो जाना चाहिए था। आप समझते थे कि आप वोटिंग में नहीं जाना चाहते, आपके पास एक बाइज्जत बावकार तरीका था, आप इस्तीफा देते और असेंबलियां तहलील होती, जो मतलब ये प्रोसेस हो सकता था आईनी तरीके से भी। आपने जो है एक अपनी जिद में, अपनी अना में पूरे आधे से ज्यादा पाकिस्तान को गद्दार बना दिया, और जिस किस्म का बयान इंट्रोड्यूस कराया, मैं समझती हूँ बहुत अफसोसनाक है। अगर ये गद्दार का खेल शुरू हो गया तो इसकी कोई इंतहा नहीं होगी। इमरान खान साहब क्या चाहते थे? इमरान खान साहब ने इस मुल्क की मईशत को जो है तबाह किया, इस मुल्क के खारजा ताल्लुकात को जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। ये कोई पहली बात नहीं है, ये कोई पहला वाकया नहीं जिसको आप अमेरिका से आप मुंसलिक करें। आज वो रशिया की बात कर रहे हैं, मगर मुझे बताएं कि रशिया तो SCO की मेंबरशिप उसने एक्सेप्ट की थी पाकिस्तान की 2010 में। 2011 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ऑफिशियल विजिट था, उस वक्त भी तनबीह की गई थी, लेकिन वो गए थे और बावकार तरीके से गए थे, और ऑफिशियल विजिट थी जिसका ज्वाइंट कम्युनिके भी इशू हुआ था और मुआहदे भी हुए थे, ठीक है, जो जिसमें तवानाई के मुआहदे थे, जिसमें स्टील मिल के मुआहदे थे,
फिर इसी तरीके से आगे पाकिस्तान मेंबर बना मुस्तकिल एससीओ का। इन्होंने आके इस पूरे 3.5 पौने 4 साल में क्या पेशरफ की? कुछ नहीं। आप आखिरी वक्त में चले गए और आप एक बयानिया बनाना चाहते थे, क्योंकि आप चुपना चाह रहे थे नो कॉन्फिडेंस मूव से। और ये मुझे तो अच्छा सैयद साहिबा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा जो कि आना बहुत जरूरी है, मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है डिटेल्ड फैसला आना। लेकिन आप समझती हैं कि जो ऑपोजिशन का मकसद था इलेक्शंस की तरफ जाना, वो इस वक्त पीटीआई भी इलेक्शंस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, निगरान वजीर आजम आ जाएगा, केयरटेकर वजीर आजम आ जाएगा, तो उसके बाद आप समझती हैं कि अब ऑपोजिशन को ध्यान इलेक्शन की तरफ देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो आ ही जाना है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मेरा एक कानून जो पास हुआ था, सिविक डेमोक्रेटिक एजुकेशन, आज मुझे उसकी अहमियत इतनी ज्यादा महसूस हो रही है। इस हुकूमत ने 3.5 पौने 4 साल पे उससे अमल दरामद करने की कोशिश नहीं की। अगर हमें अपनी जो है वो आइन का एहतराम ना हो, हमें ये मालूम ना हो आइन की क्या अहमियत है। मैं आज ही बोलूँ कि आप बोलें कि जी आपका मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, उसके जो प्रोसीजर, उसके जो लॉज है वो खत्म कर दिए जाएं और बोले हर कोई अपनी मर्जी से आर्मी चीफ बन सकता है, तो आप बताएं कि वो इदारा चलेगा? इसी तरीके से अगर जो है आप जो है वो आईन पाकिस्तान को खत्म कर दें, तो फिर कौन सा सदर मुमलिकत और कौन सा वजीर आजम? ठीक है, ये आप ये बताएं। आप बोलें कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं, क्या पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है जिसको आप ओन करते हैं? अगर आपको 7 तारीख को किसी किस्म का कोई मरासला आया था, तो मुझे वजीर आजम साहब पहले तो ये बताएं कि उनसे मुजरिमाना गफलत कैसे हुई कि वो 7 तारीख से उस जो है मरासले को छुपा के बैठे रहे। उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि वो कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग बुलाएं या वो रुजू करें या वो कोई एक्शन लें। वो ये सोचते रहे कि वो एक मरासला जो ऑफिशियल और कॉन्फिडेंशियल है उसको 27 तारीख को एक जलसे में लहराएंगे। वो दैट वाज नॉट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसके ऊपर भी बहुत सारे इबाम है कि उसके अंदर ये बातें सामने आ रही हैं कि वो एक जो कम्युनिके था उसके अंदर एम्बेसडर साहब की जो है अपनी असेसमेंट भी थी। क्या उस सफीर को पाकिस्तान में तलब किया गया? क्या उसको किसी कमेटी के सामने पेश किया गया? क्या हकायक? ये जो देखें, ये पूरा समझ में आ रहा है कि एक जो है सियासी बयानिया बनाया गया। और मैं ये समझती हूँ कि हमें ये जरूर इस बात की अहमियत को देखना होगा कि आर्टिकल 6 क्यों लगता है आइन को तोड़ने पे। यानी फिर तो आज को कल को कोई भी उठेगा, वो कहेगा जी मैं वजीर आजम हाउस पे कब्जा कर लिया मैंने, मैं आज से वजीर आजम हूँ। तो ये तो सैयद साहिबा जी, फिर इस वक्त ऑपोजिशन चाह क्या रही है कि फैसला आ जाए, और फर्ज करें अगर फैसला आ जाता है और उसमें जो रूलिंग है स्पीकर की वो गैर आईनी साबित नहीं होती, तो फिर आप लोगों का लाएमल क्या होगा? लेकिन इस वक्त बेसिकली ऑपोजिशन का लाएमल क्या है इस वक्त, क्या है? देखिए, ऑपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि आइन के शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो उसके बानी आइन के खालिक थे। ठीक है, और मुत्तफिका तौर पर ये आइन बना था, मुत्तफिका तौर पर तस्लीम हुआ था। तो हम तो ये समझते हैं कि आइन मुकद्दम है, और हम समझते हैं कि आइन तोड़ने वाले पे, आइन चिकनी के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है और वो लगना चाहिए। अगर पार्लियामेंट पे हमला करने पे सजा होती, जिसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद थी इमरान खान न्याजी को और जो है ये आरिफ अलवी साहब को, तो आज ये दोबारा आइन चिकनी ना होती। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों को रिलीफ दिया गया, वो अब आज जो है, मैं जिस किस्म का मैं समझती हूँ माहौल है, जिस तरह से लोगों को इंसाइट किया जा रहा है वायलेंस पे, ये क्या बना रहे हैं पाकिस्तान को? आपने जो सोशल फैब्रिक है सोसाइटी का, उसको तबाह कर दिया, आने वाली नस्लों को तबाह कर दिया। मुझे बताएं, इमरान खान साहब का असल एजेंडा और असल मिशन क्या था? आप क्या समझते हैं कि पहले तो ये बताएं कि किन गद्दारों को खत भेज रहे हैं, यानी कौम के गद्दारों को खत भेज रहे हैं जिनको आपने पार्लियामेंट के अंदर वो स्पीकर के आने की जरूरत इसलिए नहीं हुई कि वो स्पीकर समझता था कि गलत है। और जिस तरीके से एक लिखा हुआ, यानी पूरी कौम देख रही है कि लाइव क्या है कि एक जो है वो लिखा हुआ बयानिया पढ़ा गया, जो वोटिंग होनी थी वो नहीं हुई, उस रेजोल्यूशन पे कोई जो है बात करने का मौका नहीं दिया गया, पढ़ा गया और फौरन जो है वो 3 मिनट के अंदर वजीर आजम का प्री रिकॉर्डेड खिताब भी चल गया। और भाई अगर आप इतनी फुर्ती वोटिंग पे दिखा देते अच्छा, लेकिन सैयद साहिबा, आप खत का जिक्र कर रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि एनएससी की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें फिर ऑपोजिशन ने शिरकत क्यों नहीं की? देखिए, बात यह है कि पहली बात है कि एक चीज होती है कि हुकूमत आपसे वर्किंग रिलेशंस रखे और ऐसा माहौल क्रिएट करे। वो भी एक हुकूमत की चाल थी कि जिस वक्त एक तो वो मीटिंग थी जिसके अंदर जो है दिफाई इदारों के सरबराह थे, उनमें नहीं बुलाया गया था अपोजिशन को, और वो जो एक मोशन जो कि मूव की थी इन्होंने पार्लियामेंट में, वो उसी वक्त जो वोटिंग का टाइम था वो, और उसमें भी इजलास बर्खास्त करके वो भाग गए थे स्पीकर। ये जो रवैया था ना, इसमें ये कोई
ऐसा नहीं था कि आप इसको बोले कि बाकायदा तौर पे आपको पहले से पता हो और आपको मालूम हो कि ये मीटिंग होने वाली है और इसके अंदर कौन शरीक हो रहा है। वो एक कार्रवाई थी, उसमें ना इन्होंने कुछ दिखाना था। लेकिन आप समझती हैं अगर आप लोग एनएससी की मीटिंग अटेंड कर लेते तो सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ होती, ऐसी ना होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, बात ये है कि अगर ये मीटिंग बुलानी थी तो 7 तारीख से क्यों नहीं बुलाई गई? मुझे आप ये बताएं ना, कोई जवाब बनता है कि क्यों इमरजेंसी में मीटिंग नहीं बुलाई गई? ये तो एक बहुत ही कौमी अहमियत का हामिल मामला था। और अगर 7 तारीख को ये बात हुई थी तो क्यों वजीर खारजा ने OIC की मीटिंग में जो है वो अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी को बुलाया, उनके साथ फोटो सेशन किया और कहा बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है? और कहाँ है असद मजीद का? मैं देख रही थी तो अपनी एक जो है जो उनकी मूवमेंट है, एक मीटिंग को वो पोस्ट करते हैं। ये जो है वो जो एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी जो 2 तारीख को यूक्रेन के ऊपर रेजोल्यूशन के बाद हुई, 3 तारीख को, उसके अंदर बेसिकली मेन क्वेश्चनिंग वो भारत के ऊपर थी। और क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका का जो है वो एलाई है और उसके अंदर वो अल्फाज वाज़ेह हैं कि उन्होंने कहा कि विल रीच आउट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसी को आगे मैं समझती हूँ कि फिर बहुत ही नाअहल सफीर है, जिसने सफीर ने एक साजिशी ट्विस्ट दिया उसको, और सफीर ने अपनी असेसमेंट में लिखा, क्योंकि वो तो ऑडियो हम सब सुन सकते हैं। यानी 2 तारीख को रेजोल्यूशन यूक्रेन पे मूव हुई, पाकिस्तान ने अब्सटेन किया और दूसरे ममालिक ने भी अब्सटेन किया। उसके बाद 3 तारीख को ये मीटिंग हुई जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उससे पाकिस्तान के ऊपर जो 2 जुमलों में बात हुई वो मालूम है। उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात हुई। ये वजीर खारजा से मुलाकात का जिक्र नहीं है, ये है कि सफीर ने मरासला, पहले बोला एक लेटर आया, फिर बोला सफीर ने मरासला जो है वो भेजा है। उसके बाद जो है ये तो हमारे सफीर साहब तो जो है 16 तारीख के कौन सी तारीख के वहां पर जो है उनकी अटेंड करते रहे मीटिंग। अच्छा, इस पे सर साहिबा आपका कमेंट आ गया, इस पर आपका कमेंट आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूं आप ये बताएं, क्योंकि अब आने वाले वक्त में कुछ भी फैसला है, कुछ भी हो, होने इलेक्शंस ही हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी खासतौर पर इलेक्शंस के लिए तैयार है? और पीपल्स पार्टी के साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अब जो इलेक्शंस होंगे उसमें आप लोग सब साथ नहीं खड़े होंगे, इलेक्शन कैंपेन अलग होगी, इलेक्शन अलग अलग पार्टीज अलग अलग लड़ेंगी, तो क्या आप समझती हैं कि इस दफा इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी एक अच्छी अक्सरियत के साथ कामयाब होगी? देखिए, ये इलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी है वो तो जाहिर बात है कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो डिसाइड होगी। बहरहाल हम मुख्तलिफ पार्टीज हैं, हमारी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, मुख्तलिफ मैनिफेस्टो हैं, हम अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ खड़े होंगे। जहां जरूरत होगी किसी सीट एडजस्टमेंट की, वहां सीट एडजस्टमेंट हो भी सकती है। इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास भी बुलाया गया है, उसमें यकीनन बहुत सारी उससे मुशावरत होगी, बहुत सी चीज़ों पे लाए अमल भी तय किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि ये जो जिस किस्म का बहरान खड़ा किया गया है, मगर मैं ये समझती हूँ आइन शिकनी की कोई माफ़ी नहीं है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैं अपने शौक पे अपने मुल्क को, अपने मुल्क के आइन को कुर्बान करता हूँ, तो मैं कहूँगी डिस्ग्रेस टू द नेशन। ये तो ट्रंप से भी 2 हाथ आगे निकल के, ट्रंप को ये वाला आइडिया तो आया ही नहीं। ट्रंप ने सिर्फ तोड़फोड़ की, सिर्फ व्हाइट हाउस पे हमला करवाया। ये तो ट्रंप से भी कोई 2 हाथ आगे निकले, क्योंकि हमला तो ये पहले कर चुके थे। हमला तो ये पहले पार्लियामेंट में 2014 पे कर गए थे, अब इन्होंने आइन पे कत्ल किया। इनकी जो 2 मिनिस्टर्स कह रहे थे कि हम जो है खुदकश बमबार बन के फटने का दिल चाहता है पार्लियामेंट पे, तो मैं कहूँगी इमरान खान नियाजी साहब, आप और आपकी काबीना और आपके मेंबर्स पार्लियामेंट पे खुदकश बमबार ही बन के फटे हैं। ये जो आपकी बंदूक की नशिश थी, आपका कमेंट हमारे पास आ गया। सैर साहिबा, सैर कामरान साहिबा हमारे साथ आप मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। और सियासी सूरत बन रही है, जो मामलात हैं पीपल्स पार्टी का क्या इस वक्त मौक़िफ़ है, वो सैर साहिबा हमें बता रही थी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में एक बार फिर शाहजेब और माइक साथ रहने का बेहद शुक्रिया। शाहजेब, कल हम देख रहे थे कि इस तरीके से कल हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी कि PTI ने जो है वो 1 हफ्ते या 10 दिन का जो है वो जश्न का जो है डी चौक पे ऐलान किया है। तो कल का गालिबन पहला दिन था और वो जोश वलवला सब में नजर आ रहा था, लेकिन सबकी आवाजें भी मैंने बैठते हुए नोट की हैं कि जाहिर है सारा दिन का जागना और 2-3 दिन का मुसलसल के बाद है ना, और वो किस तरीके से मैनेज होगा। आई डोंट नो कितने दिन तक वो चल सकेगा, ये क्या जारी रखने का प्लान है, नहीं है, और जिस तरीके से तकरीरें हो रही थी उसको किस तरीके से मैनेज होगा, क्या फोकस
इसको फोकस करने का रीजन क्या है पीछे? एग्जैक्टली ये आपका सही पॉइंट है कि बेसिकली जश्न क्यों मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, रीजन क्या है, उसका आउटकम क्या होगा, व्हाट इज एग्जैक्टली, क्या इलेक्शन की तैयारियां हैं कि ताकि वो एक मोमेंटम कायम रहे। एक आम आदमी के जहन में इस तरह के सवाल आते हैं, तो आई एम श्योर किसी पीटीआई रहनुमा को अगर हम लेते हैं प्रोग्राम में तो हम बहुत सारी सवाल की क्लियरेंस मिल जाएगी। बिल्कुल। इस वक्त पीटीआई रहनुमा जमशेद चीमा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद चीमा साहब को खुश रहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। जमशेद चीमा साहब, इस वक्त क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, इस वक्त हुकूमत ने निगरान वजीर आजम के लिए नाम दे दिए हैं, ऑपोजिशन कोई नाम दे नहीं रही है और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। सूरत इस वक्त किस तरफ जा रही है? इसमें जिस तरह आप बात कर रहे थे ओपनिंग में कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल आ गया सामने। ये जो तरीके अदम-ए-एतमाद है ये कामयाब होती है, ये नाकाम हो गई है। अगर ये कामयाब भी होती, हम सक्सेसफुल हो जाते या वो सक्सेसफुल होते, ये 2 से 3 महीने से ज्यादा असम्बली नहीं चल सकती। इस वक्त ये है कि डिवाइड इतनी बड़ी है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जो रीजन है कि खारजा पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसमें जो आप कह लें कि पैसे लगे हैं, मनी इन्वॉल्व हुई है तरीके अदम-ए-एतमाद में। जिस तरह लगता ऐसे है कि जैसे ये मुल्क जो टोटल है 50-60 अरब की मार है, तो कोई बंदा 50-60 अरब रुपए लगा दे और ये सारी असम्बली खरीदे, हुकूमत खरीदे और पाकिस्तान अपने नाम लिखवा के ले दे। और मैं समझता हूँ कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अगर 2 प्लाट देखें तो शायद सेंटोरस इतने का हो जितने पे सारे ये एमएनए देखने को तैयार है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सी सिचुएशन बनी हुई है। तो इस सिचुएशन में अवाम इसको कबूल करने को तैयार नहीं है, अवाम ने कबूल नहीं किया और उन्होंने रिएक्ट भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ज्यादा देर चल नहीं सकता, इसमें इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा कि लोग देखें कि लोग मतलब अवाम बताएं कि उन्हें आजाद खारजा पॉलिसी मंजूर है या नहीं मंजूर। उन्होंने उसी तरह चलना है कि 1 फोन कॉल बाहर है पूरी नेशन, 1 फोन कॉल नेशन है कि जी आप कहें कि आप फलां पे अटैक कर दें या आप पे ड्रोन हमला होगा, आप फलां के गले पड़ जाए, फलां की फौज भेज दें, तो वो करना है आपने, या आपने अकॉर्डिंग टू योर ओन यू कैन से के बेनिफिट्स करना है। क्या करना है? आपने किसी के कहने पे दूसरे मुल्क का दौरा करना है या अपने अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू योर ओन कमिटमेंट करना है। तो ये एक डिवाइड इतनी बड़ी हो गई है कि मैं समझता हूँ अब इस पे इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन का माहौल बन गया कि एक यू कैन से के जो प्राइम मिनिस्टर है नए इंटरिम गवर्नमेंट के, वो उनका नाम चला गया, आपने उनका नाम अभी तक नहीं दिया, दे देगी। सदर पाकिस्तान मांग रहे हैं, मतलब चीजें हो रही हैं और जो हो रही हैं चीजें वो अनडू नहीं हो सकती। अच्छा जमशेद चीमा साहब, आपका इस हवाले से भी जवाब आ गया। अभी सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बड़े जो है वो सख्त अल्फाज में इस बारे में ये भी कहा कि ये तो ट्रंप से भी आगे निकले, ट्रंप ने तो फिर भी जो है वो इक़्तिदार छोड़ दिया, ये तो ट्रंप से भी आगे निकले। इसका क्या मतलब उन्होंने, ये क्या है, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके इस जुमले पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग तो राइट ही खो देते हैं कि जो इलेक्शन में या जमहूरियत में जिनकी कोई सेंटिटी ना हो, सेंटिटी ना होने से मुराद के देखें इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हुई। पैसे की इन्वॉल्वमेंट में किसी ने इनकार नहीं किया, ना बिकने वालों ने ना खरीदने वालों ने। अब जब मतलब ये कौन सा आईनी काम हो रहा है कि जिसके ये आइन की दुहाई दें, या दूसरी अगर देखें कि एक बड़ी नंगी और वाज़े हकीकत सामने आई कि ये जो सारी अदम-ए-एतमाद है ये लोकल नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ये इन्वेजन है, ये एक इन्वेजन है। तो उसके होते हुए भी अगर कुछ 3-4 पार्टियां यहाँ की बड़ी पार्टीज जो है वो इस्तार कर रही हैं कि ये हम करेंगे, मैं समझती हूँ ये ऐसी गंदी चीज थी ठीक है, से हर बंदे को डिस्टेंस कर देना चाहिए था जब ये एक्सपोज हो गई। अगर छुट्टी रहती तो एक और बात है, बाद में कभी आती, लेकिन एक चीज एक्सपोज हो गई आपके सिक्योरिटी कमेटी ने, इंटरनल सिक्योरिटी कमेटी ने उस पर रिस्पॉन्स दे दिया, आपकी वजारत खारजा ने रिस्पॉन्स दे दिया उस पर, आपके असेंबली में हमने मतलब कैबिनेट को दे दिखा दी, अब अपोजिशन को कह रहे हैं। जमशेद चीमा साहब, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के साथ खड़े थे अलीम खान, और 2018 के इलेक्शन में हमने देखा था कि जलसे जुलूस होते थे तो अलीम खान सबसे आगे होते थे। कल गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि अलीम खान साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं इमरान खान साहब पर। आप क्या समझते हैं, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, पहले हमने चौधरी सरवर साहब को देखा, फिर अब अलीम खान साहब ने बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं, तो क्या इलेक्शन में अगर ये तमाम अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ नहीं खड़े होंगे तो इलेक्शन लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा आगे?
देखें, एक ना मेरी बात को इसी तरह लेना, बिल्कुल मैं बड़ा स्पेसिफिक करके एक एक लफ्ज तोल के बोल रहा हूँ। जी जी। इस वक्त जो बंदा इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो छोटा अगर लीडर है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो और बड़ा हो जाएगा, और जो उससे पीछे हटेगा वो फारग हो जाएगा। चौधरी सरवर कल से ही इज नोबडी, ही इज नोबडी, ही डज नॉट एग्जिस्ट इन द पॉलिटिक्स नाउ। वो लंदन जाके उसकी कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, वो स्कॉटलैंड में कितने बड़े आदमी है हमें नहीं पता, पाकिस्तान में ही इज नोबडी। और अगर अलीम खान की बात करें तो अलीम खान कल से पाकिस्तान का एक अमीर आदमी है, जो कि मीडिया में भी है, जिनके पास एक चैलेंज भी है, बासर भी है, रहेंगे, लेकिन सियासत में वो 30वें नंबर का एक लीडर होगा मुस्लिम लीग नून में, जो पीछे जाके खड़ा हुआ करेगा अगर किसी ने खड़ा कर लिया तो। और अलीम खान ने 3 सीटों से इलेक्शन लड़ा, 1 सीट से जीता, 2 सीटों से हार गया, उस सीट से भी हार गया जहां पे चेयरमैन खुद MNA ऊपर जीते, और नीचे सोल सबसे वीक, लाहौर का मुस्लिम लीग नून का सबसे कमजोर कैंडिडेट सोल था। सोल से अलीम खान 4000 वोट से इलेक्शन हार गया। अलीम खान की पॉपुलैरिटी का हमें पता है, अलीम खान की पॉपुलैरिटी का हमें पता है। वो जो कुछ भी था वो इमरान खान के साथ खड़ा था, जलसों में लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते थे, अब भी करेंगे। अलीम खान उनको लगाते थे, उनके साथ जो रहने वाले लोग थे कुछ खाते थे, कुछ लगा देते थे। तो इस बात में मेरे लफ्ज को लफ्ज क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ खाते थे, कुछ लगाते थे, ये छोड़ दें इन बातों को, इन बातों को छोड़ दें कि इन्होंने। तो आप ये समझते हैं जमशेद साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि ही इज नोबडी एंड एक अमीर आदमी है, ठीक है बकौल आपके, लेकिन आप क्या समझते हैं अगर उनकी पॉपुलैरिटी नहीं होती, क्या वो आप समझते हैं उनकी बात या उनका बयान या उनका आना इस तरह लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट नहीं कर सकता? देखें, इसमें इम्पैक्ट यही है कि 2 दिन की खबर है ये, जितना मीडिया आप कह लें कि कुछ लोगों के लिए इसमें क्यूरियोसिटी होगी, कुछ लोगों के लिए एक दिन की खबर, 2 दिन के टॉक शोज, ये इसकी इतनी ही इम्पोर्टेंस है, ये इतनी ही इम्पोर्टेंस है। जिस तरह आप कह लें कि ये जो औरत की क्या नाम है, जो PK की जो MNA थी, या और बंदा इस तरह का कुछ जाता है तो, या जिस तरह जावेद हाशमी चले गए तो जावेद हाशमी के जाते हुए खबर थी, ये चौधरी सरवर फ्यूचर का जावेद हाशमी है, और अलीम खान फ्यूचर का मलक रियाज कह लें, मियां मंशा कह लें, कुछ और कह लें, वो अमीर आदमी है, वो खाते पीते लोग हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस उनका रहेगा। सियासत में ही इज नोबडी, सियासत में। ठीक है जमशेद चीमा साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे मौजूआत हैं जो प्रोग्राम में शामिल करने हैं। तो सवेरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें, जैसे कि अक्सर हम बात करते हैं फ्रंटलाइन डॉक्टर्स की, किन हालात में डॉक्टर्स काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे डॉक्टर्स मसीहाओं की शक्ल में जब आते हैं और फरिश्तों वाला वो एक उनका कैरेक्टर हमारी जिंदगी में होता है शाहजेब, तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल है अल्लाह की मदद और उनकी नीयत जो है वो सामने आ जाती है। और हम जिक्र कर रहे हैं कराची का, जहाँ के जना अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स की टीम ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। कुछ चीजें जब हमें इम्पॉसिबल लग रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर्स जब डेडिकेशन से और काम कर रहे होते हैं, उनकी पूरी टीम मिलकर काम कर रही होती है, तो उनको कामयाबी भी मिलती है। इस तरीके से हमने देखा एक बड़ा मुश्किल काम था कि डॉक्टर्स ने मुबैना तौर पर 32 साला शख्स के दिमाग के करीब पैबस खंजर किसी नुकसान के बगैर कामयाबी से निकाल लिया है। साथ में जख्मी शख्स किसी बड़े नुकसान से भी महफूज रहा है, रिकवर भी हो रहा है साथ साथ, और इंतजामिया ने कामयाब ऑपरेशन पर मेडिकल टीम को तारीफी असनाद देने का ऐलान भी किया है। जो 32 साला अफ्तार शाह हैं, उनको घरेलू झगड़े पर छुरी मारकर जख्मी किया गया था। उसके बाद जो मेडिकल टीम है, इन्होंने फैसला किया ऑपरेशन करने का, और कामयाबी से ऑपरेशन किया, और सर से खंजर निकालना वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा है। सुनने में ही आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, कैसे किसी को कोई बड़ी इंजरी, बड़ा नुकसान हुए बगैर, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी था, बड़ी टीम इसमें जो है वो शामिल थी, और हम कहेंगे कि शाहजेब हमें बताएं। वो टीम हमें ज्वाइन भी कर चुकी है। सबसे पहले पाकिस्तान में उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। डॉक्टर विजय हैं हमारे साथ, सुपरवाइजर कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर महबूब हैं और डॉक्टर सारा हैं। आप तीनों को हम खुशामदीद कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हम काबिल तारीफ ये आप लोगों की कामयाबी है, जिस तरीके से आप लोगों ने इस खंजर को निकाला और बगैर किसी नुकसान के वो
शख्स जो है वो महफूज भी रहा है। तो ये ऑपरेशन कब किया गया और मुतासरा शख्स कौन है और अब उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है? जी, तबीयत पेशेंट की बिल्कुल ठीक है। पेशेंट जो है हमारे पास फ्राइडे वाले दिन आया था दोपहर में। उनको घरेलू झगड़े की वजह से किसी ने हिट किया था ना, खंजर लगा हुआ था आँख में, तो वो उल्टी आँख के पीछे से होके तकरीबन नाक के थ्रू होके गर्दन की हड्डी तक जा रहा था। लेकिन पेशेंट मेरे हिसाब से बड़ा खुशनसीब है कि उस तीनों जगह पे अच्छे भले वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें से कोई एक स्ट्रक्चर भी डैमेज नहीं हुआ। तो पेशेंट हमारे आई वार्ड में दाखिल हुआ। उसके बाद हमने 3 डिपार्टमेंट को जो है वो कंसल्ट किया था और कंसल्ट के बाद जो है तीनों डिपार्टमेंट हम इन्वॉल्व हुए और सैटरडे की दोपहर में हमने फिर उसका कामयाबी के साथ उसका खंजर निकाल लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बहुत बड़ा काम किया है डॉक्टर साहब। मुझे ये भी पूछना साथ साथ में कि हम ये जानना चाहते हैं कि जब वो आया था, इस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स वहाँ पर होते हैं, बहुत सेंसिटिविटी होती है वहाँ पर, तो जब वो आया था तो क्या लग रहा था कि इसका तो विजन गया या इसके दिमाग तो मुश्किल है कि अब सही हो या ये बहुत ही ख़तरनाक है? क्या हालत क्या थी उसकी, खुद की हालत क्या थी? हमें होश में था, नहीं था, खून निकल रहा था, नहीं था, इस तरह हमें बताइएगा। पेशेंट जो है ना बड़ा वरिड था। पेशेंट तो हमारी बाद में उनसे डिस्कशन हुई थी। पेशेंट ये कह रहा था कि ये इतना बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशन है कि क्या पता कि ऑपरेशन के बाद में उठ भी ना पाऊँ। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। हाँ, ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आया था तो हम देखना ये चाह रहे थे कि आँख के कौन से स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं। फिर हमने ENT टीम को इन्वॉल्व किया कि नाक के थ्रू जो ये पीछे जा रहा है गर्दन की हड्डी से, तो उसमें तो कोई ऐसी मेजर वेसल्स तो नहीं है जो डैमेज हुई थी। लेकिन फिर हमने न्यूरो को भी इन्वॉल्व किया क्योंकि जो गर्दन की हड्डी है उसके बराबर में मेजर वेसल्स हैं, तो सब टीम वर्क के थ्रू ही हमारा काम चला था और कामयाबी के साथ हमने जो है ना निकाल लिया। बिल्कुल। और टीम का आप जिक्र कर रहे हैं, जो बाकी आपके टीम मेंबर्स हैं मैं उनसे भी जानना चाहता हूं। डॉक्टर सारा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन करना, जब वो शख्स आप लोगों के सामने था। ऐसे हालात में बतौर डॉक्टर अपने जज्बात पे काबू रखना बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपको मालूम होता है कि पेशेंट किस तकलीफ में और हमें क्या ऑपरेशन करना है। तो आप लोगों के क्या जज्बात थे और जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो क्या जज्बात थे? देखें ना, जैसे बड़े सेटअप के अंदर एक तो पहली बात यह है कि इट वाज नॉट अ फर्स्ट टाइम। हम पहले भी इस तरह के मेजर केसेस देख चुके थे, तो जज्बात का यही था कि थोड़े नर्वसनेस थी, पर हमें इस चीज़ का यकीन था कि बाकी टीम्स के साथ सुलह मशवरा करके अपने सीनियर्स की गाइडेंस के तहत हम इसको ऑपरेट तो कर पाएंगे। हाँ, इस चीज़ की नर्वसनेस डेफिनेटली थी कि हमें फाइनल आउटकम का नहीं अंदाज़ा था, कि वही जैसे मेरे सीनियर ने बताया कि अंदाज़ा नहीं था कि कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोग्नोसिस का बिल्कुल आइडिया नहीं था। बाकी जो प्रीलिमिनरी जितने भी हमारे काम थे को देखते हुए हमने CT स्कैन्स की तरफ हम पहले गए, ये देखने के लिए कि पाथवे क्या है जो हमारा होता है एक इन्वेस्टिगेशंस का। उसके बाद ENT न्यूरो सर्जरी वगैरह की ओपिनियन लेने के बाद हमने सोचा कि हम सारी टीम्स को ऑन बोर्ड लेके एक कंबाइंड सर्जरी प्लान करेंगे। तो उम्मीद तो थी, ये था कि एक जिस तरह से होता है इस तरह के केसेस के अंदर कि आप हर चीज़ के लिए तैयार तो रहते हैं। नर्वसनेस एज अ सर्जन, एज अ मेडिकल पर्सन होती है, पर यह है कि इतना रेयर नहीं था। हम जिना जैसे सेटअप में डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, ऐसे केसेस तो देख रहे होते हैं। वो हमारे सीनियर्स हमें उसको डील करने का ट्रेन करते हैं कि आपने अपने जज्बात अपने जज्बात को काबू में रख के आपने पेशेंट के वेलफेयर को प्रायोरिटी देके और टाइमली आपने एक्शन लेना है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, कितने घंटे ये चला ऑपरेशन? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले भी आप लोग कर चुके हैं। ऑब्वियसली नर्वसनेस तो होती है क्योंकि एक जान का मामला होता है और एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन कितने घंटे ये सर्जरी चली और उसके बाद अब उसका पेशेंट की रिकवरी कैसी हो रही है? जी, एग्जैक्ट टाइम तो जितना मुझे रफली एक आइडिया है तो 1.5 घंटे तक चला। उसके बाद फिर ये है कि पेशेंट को हमने सेफ साइड के लिए सर्जिकल ICU में रखा, इन केस कि कोई लेटर ऑन कोई ब्लीडिंग ना हो, पेशेंट किसी किस्म की
उसमें कोलैप्स में ना चले जाए। उसके बाद लेटर ऑन 3rd डे पेशेंट वार्ड में शिफ्ट हुआ है। मैंने उसकी जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं आफ्टर एनी काइंड ऑफ आई सर्जरी, विजुअल एक्विटी, फिर फंडोस्कोपी जिसके अंदर हम आँख का पर्दा चेक करते हैं, उसकी सारी एग्जामिनेशन, ऑप्टिक नर्व जिसका हमें ख़तरा होता है कि इस तरह की स्टैब वुंड इंजरीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, वो सारी एग्जामिनेशन मैंने करवाई। उन सारी एग्जामिनेशन को हमने डॉक्टर विजय से डिस्कस किया। उसके बाद जब सर ने अपना ओपिनियन दिया कि येस द पेशेंट इज़ परफेक्ट, कोई इस तरह की ऑक्यूलर या ऑप्टिक नर्व इंजरी नहीं है, तो अब हम पेशेंट की स्टेबिलिटी और उसकी रिहेबिलिटेशन देखते हुए हम उसका डिस्चार्ज प्लान करने लगे। डॉक्टर महबूब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं ये पूरा टीम वर्क है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। डॉक्टर महबूब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो ये भी बताइएगा कि इस पूरी टीम में कितने डॉक्टर शामिल थे जिन्होंने मिलकर ये ऑपरेशन किया, इस हवाले से भी बताइएगा। और इस नौयत के केसेस किस हद तक आपको देखने को मिलते हैं, खासतौर पर जब हम जिना अस्पताल की बात करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। जो हमारी टीम थी, सबसे पहले आई की टीम थी, जिसमें डॉक्टर विजय की सुपरविजन में उनमें मेन था डॉक्टर सारा थी, डॉक्टर जरलिश थी और डॉक्टर कायनात थी, और हमारे सुपरवाइज़र डॉक्टर अजीज़ुर रहमान थे। ये हमारी आई की टीम थी। और उसके अलावा हमने ENT की टीम को इन्वॉल्व किया था। उसमें हमारे पास वहाँ से 2 डॉक्टर थे, रेजिडेंट और एक कंसल्टेंट। इसके अलावा न्यूरो की टीम से भी हमें 2 डॉक्टर हमारे साथ थे। और इसके अलावा जो एनेस्थीसिया की टीम थी उसमें भी हमारे पास 2 डॉक्टर थे। और जहाँ तक ऐसे केसेस का सवाल है, तो ऐसे केसेस हमारे पास मतलब कि मैं रेयर तो कहूँगा, लेकिन नॉट वेरी रेयर, क्योंकि ये कि जिना एक ऐसा सेटअप है कराची में, पूरे बल्कि पाकिस्तान में एक ऐसा सेटअप है जहाँ से हर तरह के केसेस आते हैं, वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो अगर किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी ऐसा कोई ट्रॉमा होता है जो डिफरेंट हॉस्पिटल से होते हुए हमारे पास पहुंचते हैं और हम उनको ट्रीट करते हैं। तो हमारे लिए मतलब एक परेशान कुन बात थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, हमने इस चीज़ को टैकल कर लिया विद एक्सपीरियंस सर्जन्स और एक्सपीरियंस टीम की वजह से हमने कामयाबी से ये सर्जरी कर ली थी। और आप लोगों के साथ जानकर, आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की टीम को देखकर यही वाकई अंदाज़ा हो रहा है, और मेरे ख्याल साबित भी हो गया कि शायद हमारे यहाँ कोई भी जो इलाज है वो नामुमकिन नहीं है। हमारे डॉक्टर्स काबिल हैं, हमारे यहाँ दुआएं भी हैं, फिर वो एक विजन भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों के काम में बरकत भी दे, और आप लोगों के हाथ से तमाम पेशेंट्स आपके शफायाब होकर जो है खैर आफियत के साथ रहें भी और अपने घरों को जाएं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शामिल। डॉक्टर महबूब, डॉक्टर सारा, डॉक्टर विजय, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। शाज़ेब फरमाया कर रहे थे आपका इंतजार। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट वीक जो ब्रेक होगी ना से बताऊंगी इंशाल्लाह। शरारतें जारी है शाज़ेब अहमद की। और अब शाज़ेब कहाँ पे बढ़ रहे हैं, मुल्की हालात तो हमें नजर आ रहे हैं सियासत के माहौल में, लेकिन अब हम नेक्स्ट किस परेशानी का जिक्र करने वाले? अब हम परेशानी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मुल्क में एक सियासी रस्साकशी चल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सरमायाकार बहुत परेशान हैं। माया अक्सर जिक्र करती हैं छोटे सरमायाकारों का, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाते हैं जबकि मुल्क में इंस्टेबिलिटी आती है। माया, स्मॉल बिजनेस मैन का ये होता है या वुमेन का ये होता है शायद कि वो इन्वेस्टमेंट उनकी स्मॉल होती है, स्मॉल कैपिटल लगता है और उस पर भी उनका प्रॉफिट नहीं होता, तो फिर वो उनके लिए ना बहुत लर्ट्स में फंस जाते हैं, मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, छोटी छोटी जगहों में फंस जाते हैं, उधर से भी उनको फायदा नहीं होता, तो वो फिर डर भी जाते हैं आगे के लिए कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सरमायाकार जो है वो शेयर्स की खरीदारी के बजाय फरोख्त करने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये 90 दिन भी बहुत जो है वो मुश्किल होने जा रहे हैं। लेकिन इसी मामले पर बात करने के लिए, इसको समझने के लिए कि जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है वो किस तरफ जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल है, इस वक्त डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाय साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद चनाय साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अहमद साहब, मंदी का शिकार रही है मार्केट, आज इब्तिदा में क्या सूरत हाल है, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को?
बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोई अनोना एक्सचेंज नहीं है। जो दुनिया के हालात होते हैं, मुल्क के हालात होते हैं, उन पर रिएक्ट करता है। और कल का आपने ब्लड बाथ देखा, 1250 पॉइंट हम माइनस में थे, और आज भी सूरत हाल कुछ नहीं है, हौसला अफजा नहीं है। वॉल्यूम्स भी बड़े लो हैं और लोग हेजिटेंट हैं। माल सेलर्स मार्केट में आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बजाय इसके के बाहर, और इतना काम भी नहीं है। देखिए, जैसे मुल्क के हालात हैं, इस मुल्क के हालात को जो है वो हमारे जो मुक़र्रर हज़रात हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा, चाहे वो सियासी हालात हों, चाहे वो माशी हालात हों, चाहे वो दूसरे सर्कमस्टांसेस हों। हमारे कारोबारी जो टैक्टिक्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं मुल्क के हालात के ऊपर, और बड़ी सेंसिटिव होती हैं। स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा सेंसिटाइज है, और उसके बाद दूसरी मार्केटें हैं। तो जहाँ इतनी सेंसिटिविटी हो, जहाँ आपका सरमाया जो है वो डूबने का खतरा हो जाए, कि कहाँ हमारी ये मार्केट पीक पर जो है वो $100 बिलियन की मार्केट थी, और आज ये मार्केट जो है वो हमारी मुश्किल से 40 से भी नीचे है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और हमारे जो ये रेट्स हैं वो किधर पहुँच गए हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अर्निंग पर यील्ड देखें पर शेयर की, तो शायद हम इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है मार्केट में, कि ये मार्केट जो है आज अगर 45,000 पॉइंट है तो शायद 80,000 पॉइंट पे भी जा सकती है, इसलिए कि पीई रेशियोज हमारे जो है उसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन लोग चूंकि हेजिटेंट हैं, भरोसा नहीं है कि कल सुबह क्या हो जाएगा और क्या हालात हो जाएंगे, कल खुदा ना खास्ता जो माशी हालात हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखें इन ट्रू सेंस, तो हमारे पास 2 महीने का भी इंपोर्ट का रिजर्व मुश्किल से है। $18 बिलियन कल आया है, स्टेट बैंक 14 बिलियन है, और $4-5 बिलियन लोकल बैंकों के पास है। तो ये $18 बिलियन जो आजकल हमारी इंपोर्ट की हालत है, जो पिछले 9 महीने में इंपोर्ट्स हुई है, उसके हिसाब से तो 2 महीने का भी हमारे पास रिजर्व नहीं है। तो ये एक बड़ा खतरनाक हद है कि 2 महीने का रिजर्व नहीं है, और एवरेज 2.5-3 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। तो $5-5.5 बिलियन की 2-3 महीने में एक्सपोर्ट आ जाए तो भी मैं समझता हूँ कि हम हमारी पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। तो हमें 2-3 चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी इस फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर, कि हमारे इंपोर्ट्स को कर्टेल करना पड़ेगा किसी सूरत में, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे अहम मौजू जो है वो यहाँ के जो पॉलिटिकल हालात हैं उन पर कोई ना कोई फैसला जो है वो होना चाहिए, और फौरी तौर पर होना चाहिए, ताकि मार्केट को सत्ता मिले, मार्केट को पता चले कि वो किस डायरेक्शन में मौजूद है। इस वक्त वेवर डायरेक्शन है, कोई पता नहीं कि गवर्नमेंट मौजूद है नहीं है, कोई पता नहीं कि केयरटेकर है कि नहीं है, कोई सारी सियासत इस वक्त जो है ना वो हवा में है, किसी को कुछ मालूम पता ही नहीं है ना। एमएचआर आपने कहा ना कि ब्लड बाथ कल देखा गया, जितना जो है वो डाउन गए पॉइंट्स, लेकिन कितना सर्वाइव कर सकता है ब्लड बाथ, इतना हम लोग हमारा बिजनेस सेक्टर और कितना बर्दाश्त, कितना प्रेशर ले पाएगा, बिकॉज बहुत ही अनडिसाइसिवनेस है। देखिए, 2 फैक्टर्स हैं जो मैं आपको अभी बात कर रहा था हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, कि अगर यही हालत रही तो शायद डॉलर जो है वो इतनी ऊंची उड़ान चलेगा कि वो हम 200 को भी क्रॉस कर जाएंगे। जब तो अगर 200 को खुदा न खास्ता क्रॉस कर जाते हैं तो पर इन्फ्लेशन का एक महंगाई और तूफान जो है वो आने वाला है। इस महंगाई के तूफान को जो है वो हमारा आम आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी मुतवसत तबके की भी दस्तर से बाहर हो जाती हैं। तो ये हमने अभी लेटली श्रीलंका की हालत देखी कि वहाँ डॉलर जो है वो 200 का 285 का हो गया, कितना बड़ा बहरान आया हुआ है। रातों को लाइटें नहीं होती, गवर्नमेंट के पास जो है वो रिजर्व नहीं है कि ऑयल इंपोर्ट्स के पैसे दे सके। तो खुदा ना खासा हमारी ये हालत ना हो जाए। कल IMF ने भी एक अंदिया दिया है कि हम अपना प्रोग्राम है वो कैंसिल नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे, लेकिन सस्पेंड कर रहे हैं टिल दी अराइवल ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। तो बात नई गवर्नमेंट की इस सेंस में है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, लेकिन दुनिया भी चाहती है कि इस खित्ते में जो है वो एक स्टेबिलिटी आ जाए। तो स्टेबिलिटी जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट।
अच्छा अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि अब तो जाहिर बात है इलेक्शंस की तरफ जाया जा रहा है और चंद माह बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, शायद जल्दी भी हो जाएं, लेकिन ये पूरा साल जो है ये इंस्टेबिलिटी में ही गुजरेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो आपको लगता है कि ये पूरा साल 2022 जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, बिजनेस के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा? देखिए, हम अभी से कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा नहीं रहेगा। मुमकिन है यही गवर्नमेंट आ जाए, मुमकिन है कि नई गवर्नमेंट आ जाए और अच्छी इस्लाहात के साथ आ जाए, अच्छे प्रोग्राम के साथ आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। हम यहाँ एक न्यूट्रल बन के बात करते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट अगर अच्छे फाइनेंशियल मेजर्स के साथ आती है, अच्छी इस्लाहात के साथ आती है, तो कोई वजह नहीं कि ये स्टॉक मार्केट हो सकती है जिस पे आज हम मातम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर भी हो सकती है। तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, लोकल हालात हैं, और फिर ये भी है कि लोगों का रुझान किस तरफ है। हमें लोगों को ये बताना है कि इर्रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल कंडीशन, आज अगर कोई कंपनी जो है वो अच्छी अपना प्रॉफिट यील्ड दे रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका माल वैसे ही बिक रहा है, उसका माल जो है वो उस तरह प्रोडक्शन आ रही है और उस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सेंटिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेबल सेंटिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन अहमद चौरासी साहब, एक अहम सवाल आया। ये तो अब तक हमने सिचुएशन बात की कि जो हो रहा है या जो ऑलरेडी छोटे सरमायाकार या सरमायाकार इस वक्त बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप उन लोगों को क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे जो नए लोग आना चाहते हैं? अगर उनकी लोगों की नहीं है बिजनेसेस, नहीं है जॉब्स, और अगर उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, तो क्या वो छोटे सरमायाकार के तौर पर आना चाहिए उनको? क्या वो आ सकते हैं? और अगर आए तो वो किस तरह का विजन लेकर आए और क्या करना चाहिए उनको? जी देखिए, सबसे पहले अगर आए तो लॉन्ग टर्म विजन लेकर आए। ये मत सोचें कि 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में या महीना 2 दिन में हमारे शेयर ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात की एश्योरेंस देता हूँ कि ये वो रेट्स नहीं है कि जो एक्चुअल मार्केट में होने चाहिए थे। ये रेट्स जो है वो मेरे हिसाब से अगर दुगने नहीं तो 50% जो है वो अप होने चाहिए थे, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटीज है कंपनी की। तो ये रेट्स आगे जाएंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, आज नहीं तो कल। और हम तो हमेशा यही कहते हैं कि जब मार्केट डिप में हो तो दैट इज द आइडियल टाइम टू बाय। इस वक्त मार्केट डिप में है, इस वक्त जो है वो छोटा आ सकता है और माल खरीद भी सकता है। तो ये जाहिर है 1-2 दिन पोजीशन कर ले और इसके बाद इस मार्केट में जो है वो एंट्री दी जा सकती है। राइट, यानी कि ठीक है, अगर वो आए तो ये सोच कर आए कि इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म रिटर्न्स, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में जो है वो इस तरह का प्लानिंग करके आना चाहिए। थैंक यू सो मच अहमद चौरासी साहब फॉर taking out time for the show. God bless you and have a good blessed day. तो आई थिंक शायद भी गाइडलाइन मिल गई कम से कम। अगर किसी ने नए तरीके से आना है और अपना थोड़ा बहुत लगाना चाहता है वो भाई कि ये ना हो कि वो पैसे भी मेरे ना बचे और खर्च हो जाएं, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ या उसको मैं जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में डालना चाहूँ, तो वो अभी से इस वर्जन के साथ आए कि जी ये लॉन्ग टर्म मेरी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अक्सर हम देखते आ ही जाती है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह भी रहे हैं, शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का सोच के एक लॉन्ग टर्म विजन रखकर आप अपना बिजनेस करें। खैर अहमद साहब हमें इस हवाले से गाइड कर रहे थे, हमारी रहनुमाई कर रहे थे, और हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जिक्र करते हैं अक्सर इंतहा पसंदी के हवाले से, और वहां पर हमने बहुत सारे माया ऐसे केसेस देखे जिसमें हिजाब पर पाबंदी लगाई गई, कहीं स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया, कहीं पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। ये तमाम पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन ये तमाम पाबंदियां ये इशारा देती हैं कि वहां पर जो इंतहा पसंदी है वो इस वक्त उरूज पर है हर तरह से। मतलब कभी वो जिस तरह शाहज़ेब ने बताया कि हिजाब का मामला आता है, फिर उसके बाद कश्मीर फाइल्स जैसी जो फिल्म आती है उसको एक बनाकर, एक उसका सहारा लेकर उसको इस तरह किया जाता है। और फिर उसके बाद अब अगर बात कर रहे हैं हम गोश्त के जो है वहाँ पर फरोख्त होने पर जो है वो उस पर एहतजाज शुरू हो गया है, उस पर आवाज़ उठाना शुरू हो गई है कि गोश्त खरीदने के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। लेट मी क्लियर दिस, जो इवन शऊर याफ्ता या मोहब्बत पसंद या अमन पसंद हिंदू लोग हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ रहते हैं इसमें मुस्लिम ममालिक भी हैं, और वहाँ पर वो वही गोश्त खाते हैं जो मुस्लिम ममालिक में मिलता है, और वो हलाल गोश्त होता है। अब ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने इस तरह की सिचुएशन को बनाने के पीछे उनका मजीद नफरतों का क्या। लेकिन एक दफ़ा नफरत अगर का बीज आपके दिल में आ जाए शाहज़ेब, फिर उसकी इंतहा कोई नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब मुसलमान कसाबों से गोश्त खरीदने पर
एक तरह से पाबंदी लगाई जा रही है, जो पैम्फलेट्स हैं वो बांटे जा रहे हैं कि हलाल गोश्त ना खरीदा जाए, मुसलमानों से गोश्त ही ना खरीदा जाए। गोश्त ही ना खरीदा जाए, बात है, वो हलाल गोश्त का ही अपना सारा वो करते हैं, कारोबार करते हैं। जिस तरह की मैंने कहा कि कोई हद तो होती नहीं है नेगेटिविटी और नफरत की। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम हमारे आज के जो पैनलिस्ट एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें तो ज्यादा बेहतर बात होगी, और सवाल भी करेंगे तो एक बेहतर जवाब मिलने की उम्मीद भी है। ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रमजान की ढेरों मुबारकबाद। और हारिस सर, मतलब अब जो है हलाल गोश्त बेचने वालों के खिलाफ ये मुहिम शुरू कर दी, ये कहाँ जाकर मामला खत्म होता नजर आ रहा है आपको? ये अब हिंदू इंतहा पसंदी जो है इस हुकूमत में वो इंतहा से ज्यादा बढ़ चुकी है, और मेरे ख्याल में देव गॉन हार्ड नट्स के वो उस पर कोई इनको कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये 4-5 टोले नरेंद्र मोदी का ये टोटल जो है हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, ये आरएस की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। पहले कभी गाँव की बात करते हैं, गाय ज़बानी करने देंगे, आप हलाल गोश्त जो है जो अलाउड है वो भी उनको ज़बानी करने दे रहे हैं, और उनको मजबूर करते हैं कि हराम गोश्त लेते हैं, ज़बानी करने दें। आई मीन ये एक कहाँ की इंसाफ है? मेरे ख्याल में इंडिया को ये इतना सख्त इंतहा पसंद एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू स्टेट बना रहे हैं जिसमें कोई और मजहब के लोग रह ही नहीं सकते हैं। ये तंग कर रहे हैं, ईसाई क्रिश्चियन को ले लें, सिखों को ले लें, उसके बाद दलित सिंह के अपने जो है लो कास्ट उसको देखें, मुसलमानों को देखें, हर एक को तंग करें। चाहते हैं सिर्फ हिंदू रह सकें, बाकी सब यहाँ से चले जाएं, और ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड इनको हो चुका है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं, आप देखें कि इंडिया को ये छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे। जिससे अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें बन सकती हैं तो इंडिया की तो बहुत ज़्यादा रियासतें हैं, और ये टूटेगा, और ये नरेंद्र मोदी के होते हुए टूटेगा, और यही इसका मूजब बनेगा। तो हारिस नवाज साहब, जिस तरीके से हिंदू इंतहा पसंदी भारत में बढ़ती जा रही है, वहाँ के जो दीगर हलके हैं अगर वो भी इस बात को नोट कर रहे हैं और इस तरह से एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये एक्सट्रीमिज्म जो है वो हिंदू स्टेट बन गया, तो इसके लिए तो भारत को खुद अपना ही नुकसान है। तो क्या वहाँ के जो दीगर हलके हैं वहाँ पे अंदर से कोई ऐसी बातें उठ रही हैं भारत के खिलाफ, या इस किस्म की बातें कि भाई ये तो आप बिल्कुल अपने ही मुल्क का नुकसान करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में? इनके बहुत जो मॉडरेट हिंदू हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इनके जो ये आरएस के गुंडे हैं ये इतने खतरनाक हैं कि उनको मारते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाएंगे, और वरना वो भी प्रेशराइज कर देंगे, वो कर देंगे। ये प्रॉब्लम है। और सेकंड ये कि ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड हो गया। आपने देखा नहीं कर्नाटक में किस तरीके से एक मुसलमान बच्ची के हिजाब के बारे में क्या बात की है, फिर उनके कोर्ट्स भी उनकी मतलब उनसे मिले में है, कोर्ट भी उनका इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कोर्ट के जजेस को भी ये मारते हैं जाके। इसलिए वहां पर इस वक्त सिर्फ हिंदू राज है और कुछ भी नहीं है। लेकिन सर हारिस सर, साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर किसी हिंदू टीचर ने अपने मुसलमान हिजाब बच्चियों को जो है इजाजत दे दी बैठने की क्लास में, या परमिशन दे दी नमाज पढ़ने की, या परमिशन दे दी एग्जामिनेशन में बैठने की, उनको फायर कर दिया। किसी ने जो है अगर अपना जो है इस बात का राय इजहार कर दिया सोशल मीडिया के पे, जी मुसलमानों के खिलाफ जो है वो मुहिम हो रही है, वो हिंदू होने के बावजूद उसको जाके जो है एक्सट्रीम उसको नाक रगड़वाई, उससे कहा माफी मांगो, ये करो। मतलब इतना ज्यादा ये इनको खुद को नजर नहीं आ रहा, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, इनको खुद नजर नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं? देखें, दुनिया को नजर आ रहा है, दुनिया की ह्यूमन राइट्स वॉच टॉक्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, लेकिन सब ने आके दूसरी साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि उन ममालिक को इंडिया के इंटरेस्ट है। इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसको साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ चाहिए इंडिया, फिर इंडिया के खिलाफ लद्दाख में लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सी पैक को नाकाम करने के लिए उनको चाहिए, फिर उनके तजारती इंटरेस्ट हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सिर्फ एक हिपोक्रेसी है बाहर के ममालिक की कि वो पाकिस्तान में अगर हम दहशतगर्दों को सजाए मौत देते हैं उस पर एतराज़ हो जाता है, शोर मच जाता है। लेकिन इंडिया में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई बात नहीं थी। जो कश्मीर में आपके सामने क्या जुल्म बर्बरीत कर रहे हैं वहाँ कोई बात नहीं की जाती है। ये अब दुनिया को, यूनाइटेड नेशन को अपनी अहमियत बढ़ानी चाहिए। ये 4-5 मुल्कों से जो हाईजैक हुआ है ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इंडिया तो मुझे यकीन है कि इंडिया में आप देखेंगे कुछ अर्से के बाद, अभी 2023 में सिखों की मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, फिर कश्मीरी नौजवान खड़े हुए हैं, इस तरह क्रिश्चियन को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये जो मॉडरेट हिंदू हैं, जिस आप बच्चे और टीचर की बात करें, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, सारे हिंदू इस तरह के नहीं हैं, लेकिन इन्होंने इतना डरा के रखा हुआ है कि जो भी खिलाफ कलर वो बात कर देता है।
लेकिन हारिस सर, अगर हम इस तरह की सिचुएशंस देख रहे हैं तो वेयर डू यू सी इंडिया, अगर ये करंट सिचुएशन रही तो 3 से 5 साल में क्या होते हुए देखते हैं? मैं तो 3 से 5 साल में नरेंद्र मोदी के होते हुए इंडिया को टूटते देखता हूँ। इंडिया में बहुत स्टेट्स बनेंगी, आप देखेंगे सिख अलहदा हो जाएंगे, कश्मीरी अलहदा हो जाएंगे, उसके बाद आपके इनके जो एनस्लेट मूवमेंट चल रही है ऊपर की तरफ जो जिसमें तमाम ये नागा, मौजूद असामीज ये अलहदा हो जाएंगे और इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगेगा। और इसका मुजिब ये नरेंद्र मोदी, इनका टोला जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल ये हैं जो इसको इंडिया को एक्सट्रीमिस्ट ये इजराइल की तरह बना रहे हैं। तो आई थिंक ये करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी दुनिया को आगाह करते रहना चाहिए कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। ना वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, अपने मुल्क में जो ये मुसलमानों पर दूसरी कौमों के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं, रिलीजन्स के ऊपर। तो ये अल्टीमेटली ये लोग खड़े होंगे और ये आप देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया टूटता है। और हारिस साहब, अगले इलेक्शन में भारत में आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और इनकी जमात के जो वोट्स हैं इसमें कोई कमी आएगी? अभी भी इस वक्त भी इलेक्शन में काफ़ी इनके वोट बैंक कम हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये उस दिन इतना लोगों को डराते हैं, बंदूकें लेके खड़े होते हैं कि अगर आपने वोट डाला तो हम आपकी फैमिली को मार देंगे। खौफ और हरास जो फैलाया हुआ है ये उसके वोट पे लेते हैं। और नरेंद्र मोदी, आपको लगता नहीं कितना बड़ा बुचर है ये खुद दहशतगर्द है। गुजरात के मुसलमानों के देश ने क्या किया, तो इसलिए ये सारा टोला जो मिला हुआ है ये बड़ा खतरनाक है। मेरी तो कन्विक्शन है कि इंडिया को यही तोड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे और हिंदू इंतहा पसंदी के हवाले से हमें जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो आगे उनको भी मुस्तकबिल में टूटता हुआ ही नजर आ रहा है, जो सूरत हाल बनती जा रही है, जितना एक्सट्रीमिज्म वहां पर फैलता जा रहा है। तो यहाँ पर माया किस बात का हो रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ तो कर ही रहे हैं, चले वो तो आपके आगे आएगा, आप अपने मुल्क के दुश्मन है, आप अपने लोगों के दुश्मन है, आप अपनी कौम के दुश्मन है, और ऐसे लीडर को क्या फिर अवाम जो है वो सपोर्ट करेगी। लेकिन रहेगा हमारे साथ सुपर पाकिस्तान में शाज़िब माया कर रहे हैं आपका इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाज़िब अहमद के साथ रमजान मुबारक में हम देखते हैं कि आजकल क्योंकि हम खाने पीने की खासतौर पर बड़ी बात कर रहे होते हैं, कल भी कर रहे थे बिल्कुल कल भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि एक रमजान में खासतौर पर डाइट प्लान बनाना भी आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इफ्तार में जिस तरीके से खाते हैं माया वो बड़ा नुकसानदेह साबित होता है सेहत के लिए। लोग जो खाते हैं, और हम लोग तो बहुत ज्यादा इस वक्त हम तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि एक हमें ऑब्वियसली जागना पड़ता है और प्लस ये कि रोजे में बोलना पड़ता है। अगर आप हेल्दी चीजें नहीं खाएंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आपको लगेगा आपको भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, वो इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आपने खाया, आपने सही नहीं खाया, इसलिए ऐसा होता है। जैसे कि शाज़िब ने कहा कि रमजान में खाने पीने का मामला थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप खाने पीने को मना नहीं है, लेकिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इट्स अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। और तली हुई चीजें जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं खासतौर पर रमजान में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कोशिश करते हैं जो कोशिश करते हैं कि रमजान में फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल करें और अफ्तारी में कम खाएं, उसके बाद खाना खाएं, फिर गैप दें। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो हमें किसी एक्सपर्ट से जाननी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन जैसे एक फनी बात मेरे जहन में आई, और तो और एक लॉजिक होती है, अरे मैं तो रोजे रख रहा हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि आप जब चीजें इतनी भरमार में खा रहे हैं एग्जैक्टली तो वजन बढ़ जाता है। फिर आप ये ना कहें कि मैं तो रोजे रख रही हूँ या रख रहा हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर जावेद चावला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले तो ये बताइए कि माह सियाम की मुबारकबाद के बाद ये बात कि सेहत का ख्याल सबसे ज्यादा जो कीज हैं या कहूं मैं 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जी डॉक्टर साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी, माया शाहजेब 92 न्यूज़ की पूरी टीम को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास फास्टिंग अपने जितने बायोमेडिकल जितने मेडिकल फवाइद के साथ आती है, जितने बेनिफिट्स के साथ आती है, अगर उसमें हम खाने की भी सही सिलेक्शन चीज़ों के इस्तेमाल करें तो हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रोज़े में पहले कुछ दिनों में हमारे जिस्म की मेटाबॉलिक एडेप्टेशन होती है, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, आजकल बड़ी टर्मिनोलॉजी है, अंग्रेजों का रोज़ा, राइट। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारे पास क्यों इतनी पॉपुलर है? क्योंकि कुछ दिनों में आपकी मेटाबॉलिक एडेप्टेशन करती है, आपकी बॉडी को स्विच करती है कि आप शुगर की तरह शुगर की जगह फैट बर्न करना शुरू करें, आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे आना शुरू हो, आपके ब्लड में शुगर रेगुलेशन शुरू हो, फैट बर्निंग स्टार्ट हो। अगर आप इसको गलत चीजों से मिक्स कर देंगे रमजान में, यानी तली चीजों से, जितने भी सारे तले खाने होते हैं, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब में ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं। ट्रांस फैट्स को हजम करने के लिए मेरी बॉडी में एंजाइम ही नहीं है। जितनी भी बार, मैं थोड़ी लेमन लैंग्वेज में बताऊंगी, मैं तला हुआ खाना खाती हूँ, उतनी बार हर बार मैं अपनी बॉडी के फैट बर्निंग एंजाइम को डिसेबल कर देती हूँ। वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो फैटी एसिड को बर्न कर सके, मोबिलाइज कर सके। Every time I or any one of us eats a fried food item, हम अपने जिस्म से एक फैट बर्निंग एंजाइम की एबिलिटी कम करते जाते हैं। आखिरकार फिर हमारे पास वो एंजाइम्स कम होते जाते हैं, और जो ट्रांस फैट्स हम कंज्यूम करते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते। अल्लाह ने एंजाइम्स नहीं दिए बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो फिर आपकी शरेयानों में जमा होना शुरू होते हैं। तले खाने, ये बेकरी प्रोडक्ट्स, ये जरूरत से ज्यादा मीठा, ये सारी चीजें आपके पास सहरी के बाद, जिस तरह आपने माया बड़ी अच्छी बात की कि पूरा दिन बोलना होता है, मैंने भी पूरा दिन आपकी तरह बोलना होता है। तो पूरा दिन जो बोलना होता है वो आपका तब होता है जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो मेंटेन रहे। ब्लड शुगर लेवल्स आपके तब मेंटेन रहते हैं जब आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स का इंतखाब करते हैं, यानी वो खाने जो ब्लड में शुगर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएं। जितनी आहिस्ता याद रखिएगा खाना ब्लड में शुगर ऊपर लेके जाएगा, उतनी आहिस्ता वो नीचे भी लेकर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें सहरी में फाइबर रिच फूड्स का इंतखाब करना है। बहुत सारे लोग अफ्तारी में फाइबर रिच फूड्स बहुत ज्यादा लेते हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी। आप अफ्तारी में बहुत ज्यादा फाइबर रिच फूड्स डालें, अफ्तारी अपनी कंपैरेटिवली हल्की रखें, बिकॉज जब आप फाइबर रिच फूड जरूरत से ज्यादा लेते हैं फिर आपको अफ्तारी में ब्लोटिंग वगैरह इन चीजों की शिकायत होती है। और हाइड्रेशन का ख्याल रखें। ये जितने भी आपको लगता है ना कि आप ये मैं मशरूबात पीते हैं रंग पहले बिरंगे, आपसे ये जान लें कि जब सहरी की जाए तो सहरी में किन बातों का ख्याल रखा जाए। आजकल बहुत ज्यादा गर्मी भी है, हाइड्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उस वजह से हमें हाइड्रेटेड भी रहना है। हमें खाना क्या चाहिए कि हमारा प्रोटीन भी पूरा हो, हमारी एनर्जी भी सारा दिन पूरी रहे और हम हाइड्रेटेड भी रहें इस गर्मी में। अगर हमने बाहर भी जाना है, काम भी करने हैं, तो हमारे लिए क्या बेहतर है? हम सहरी में क्या चीजें खा सकते हैं, वो उस हवाले से भी जरा बताइएगा प्लीज। एक तो पहले इस मिथ को मैं सब नाज़रीन को कहूंगी, अपने क्लाइंट्स को भी कहते छोड़ दें कि अंडे की क्या गर्म तासीर है। अंडे खाएं, अंडे आप खाइए। अंडे में जो आपके पास फैट होता है वो आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देता। उसमें जो गुड आपके पास अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें प्रोटीन होता है, ग्लूटाथायोन होता है, पूरी दिन की शुगर क्रेविंग्स को आपके जो है वो महफूज रखता है। आप एक ये फैंसी सीरियल का बोल लें ना, और आप 2 अंडे लें, दोनों में आपके पास बराबर कैलोरीज है। सीरियल के बाद आपको ये जो बाजार में शुगर लेडन सीरियल है, घंटे बाद भूख लगेगी। अंडे के बाद आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। नींबू पानी से वैसे भी अपने दिन की शुरुआत करें, और जब सहरी के लिए उठते हैं सबसे पहले तो आपने जो ड्रिंक लेनी है, आपने 2 नींबू नीम गर्म पानी में उसको स्क्वीज करके उसको पी जाना है, क्योंकि गर्मियों में हम लोग रोजे रख रहे हैं, आपकी बॉडी का हीट स्ट्रेस कम हो। और छाछ जरूर लें, 1 से 2 ग्लास छाछ, यानी दही और पानी का मिक्सचर, उसमें थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, हल्दी डालें। इन सारे जीरे की आपके पास ठंडी तासीर होती है। इसके 1-2 ग्लास आप सहरी में लें और उसके बाद अफ्तारी में लें। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने का बेस्ट तरीका ये है कि अफ्तारी से लेकर जब तक आप जाग रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है सिप करते रहें, थोड़े थोड़े पानी को पीते रहें। और इतना ज्यादा पानी ना पी लें आप सहरी के टाइम कि उसके बाद यू नीड टू गो टू द लू ऑल द टाइम। वो एक हद के बाद ऐसा नहीं होगा, आप ऊँट नहीं, आपका जिस्म, मैं ऊँट नहीं हूँ, जिस्म पानी स्टोर नहीं करेगा, उसके बाद आपको फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो 3 या 4 ग्लास ही पिए आप सहरी के टाइम, वरना अदरवाइज तो आपको बार बार वॉशरूम ही जाना पड़ेगा। अंडों का इंतखाब करें, ग्रेन्स का इंतखाब करें। आप जरूर खाएं रोटी सहरी के टाइम। आप सफेद आटे की आप मत खाएं, आप मल्टीग्रेन रोटी खाएं। और प्लीज राइट सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साथ साथ ये भी ज़रा रहनुमाई कर दीजिएगा लोगों की कि जिन लोगों से पानी एकदम से नहीं पिया जाता बहुत ज़्यादा, उसकी जगह क्या वो खरबूजे, तरबूज या दही पानी या दूध पानी, इस तरह की चीज़ें मिक्स कर जो अल्टरनेटिव्स हों या बेटर फॉर्म्स ऑफ वाटर हों, ताकि कंजम्पशन जो है वो पानी की वो जिस्म में जाती रहे, वो क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल जबरदस्त। मैं कल ही अपनी पेशेंट को कह रही थी कि आप नारियल पानी पी लें। अगर आप नारियल पानी पीते हैं, आप पानी भी ले रहे हैं, आप साथ में लेकिन शुगर एडेड नहीं होनी चाहिए। आप साथ
इलेक्ट्रोलाइट्स की ले रहे हैं, आप नींबू पानी पी लें। बहुत सारे ऐसे लोग नींबू पानी की सूरत में ज्यादा पानी पी जाते हैं, बटर मिल्क यानी छाछ नमकीन लस्सी की सूरत में ज्यादा पी जाते हैं, और हमारे पास सारे मेलन्स आए हैं इस सीजन में। आप अपनी अफ्तारी सहरी के टाइम में अफ्तारी तो आप पहले खजूरें लें, उसके बाद आप छाछ लें, उसके बाद आप हल्का फुल्का फ्रूट लें, आप मेलन्स लें, और उसके बाद आप अफ्तारी में थोड़ा बहुत चिकन, थोड़ा बहुत फिश, इन चीजों को आप शामिल कर लें। हल्का फुल्का दाल का सूप ले लें। पंपकिन फैमिली के माया जितने भी वेजिटेबल्स हैं, 26 वेजिटेबल्स होते हैं आपके पास पंपकिन फैमिली के, ये वाटर रिच होते हैं, फाइबर इनमें लो होता है, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। तो दीज आर ऑल द एक्सीलेंट ऑप्शंस। 2 दिन से डॉक्टर साहबा मैं सैलेड्स बना रही हूँ सब किस्म की, स्टीम वेजिटेबल्स बना रही हूँ सबके लिए। जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो वेजिटेबल हमारे यहाँ पे मैं हमेशा ये कहती हूँ लोगों को कहती हूँ अच्छे काम बोरिंग होते हैं। इट्स ओके टू हैव चीट डेज, इट्स ओके टू ट्रीट योर टेस्ट बड्स बट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल अच्छे काम होते बोरेंगे, लेकिन करना बहुत जरूरी होते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने में सबसे पहले पाकिस्तान किया। तो ये तो सारी हम डाइट की बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि अफ्तारी में क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है, लेकिन क्योंकि इस बाबरकत महीने में खाना ही सिर्फ आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आप इबादत का सिलसिला भी जारी रखें। और आपको नींद भी आती है अगर आप सही खाएंगे नहीं, अगर आपका रूटीन सही हो तो आपका रूटीन अगर ठीक हो तो फिर आपकी वैसे ही जो डाइट है वो बेहतर हो जाती है। तो माया, अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम आपके भी और मेरे भी फेवरेट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि रमज़ान के हवाले से हमने ख़ास तौर पर जो है वो सजाया है कि प्रोग्राम में आपको रोज़ अच्छी और ख़ूबसूरत आवाज़ों से आपकी मुलाकात करवाएं, जो कि किसी किसी तौर पर जो है या तो हम पढ़ने वाले हैं, सना खां हैं, इस तरह के तमाम जो हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है वो बाहर भी आए, सामने भी आए, और साथ साथ बरकतें भी हम समेट सकें। तो आज शाहजेब हम किन से मुलाकात कर रहे हैं? बिल्कुल, आज हमने नात ख्वानी के लिए कराची के 2 भाइयों को मदऊ किया है, रजा और तलहा, जो पिछले 12 साल से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। और साथ में इन दोनों भाइयों के हवाले से अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो ये दोनों भाई पैदाइशी तौर पर बीनाई से महरूम हैं, लेकिन इश्क रसूल इनकी रोशनी अब बन चुकी है। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा और आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा। ये बचपन से ही नाते पढ़कर समा बांध देते हैं, आज भी ये समा बांधेंगे हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तान में। तो आपकी मुलाकात करा रहे हैं रजा और तलहा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम और अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है रजा और तलहा? अल्लाह का करम। जबरदस्त। आप रजा, आप थोड़े से अपने उल्टे हाथ पे हो जाओगे? हाँ बस, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, बचपन से ही नात खानी हो रही है, और दोनों में से बड़ा कौन है ये तो बताओ? बड़ा मैं। अच्छा, रजा बड़े, लग रहा है शरारती मुस्कुराहट है उसकी, तलहा की ना, कि उससे लग रहा है कि मैं छोटा हूँ, और छोटों की शरारतें वाला चेहरा ऐसे ही होता है। अच्छा, तो रजा, आप दोनों बचपन से आप लोगों को शौक था, या किसी को सुनकर हुआ, या किसी एक को था तो दूसरे ने उसको देखकर जो है वो शौक पैदा किया नात पढ़ने का? हम लोग को बचपन से ही शौक था, और फिर हमने जनाब मोहम्मद अवैस रजा कादरी को फॉलो किया, और फिर आपने नाम सुना होगा जो एक पाकिस्तान की आवाज़, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, मोहम्मद अमजद साबरी, उनको हमने सुना, उनको फॉलो किया। तो ये शौक था, लेकिन 11 से 12 साल हो गए हम दोनों को इस फील्ड में नात ख्वानी करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आप लोगों की मोहब्बत और अकीदत तो नज़र आ रही है कि बचपन से आप लोगों ने जिनको फॉलो किया उसी से पता चल गया। तो क्यों ना हम आगाज़ करें आपसे बात करने का, दोनों साथ पढ़ेंगे, या जो है तलहा आप कुछ बात करेंगे हमसे? शरारती मुस्कुराहट वाले बच्चे हैं? शरारती मुस्कुराहट है, शरारत है भी बहुत ज्यादा अंदर जिस्म में है? शरारत असल में है ना। भाई को तंग करते रजा भाई को? अच्छा, यानी घर में सबको तंग किया जाता है ऐसे? भाई को? मैं ज्यादातर भाई को। वेरी गुड, अच्छी बात है। बड़े भाइयों को तंग करना मैं तो समझती हूँ बड़ा नेक काम है। मैं भी बड़े भाइयों को, चाहे छोटे भाई हो बड़े भाई हो, सबको तंग करती हूँ, और बड़ा मजा आता है भाइयों को तंग करने में। तो हम रजा और तलहा से कलाम सुन लेते हैं, और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। तो रजा और तलहा, क्या कलाम सुना रहे हैं आज हमें आप प्रोग्राम में? आज जिस तरीके से माहौल चल रहा है, यानी कि माह रमज़ान का महीना है, इसी के हवाले से सरकार से ये है कि सरकार की बारगाह में आपने गुलहाए अकीदत पेश की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम
जहाँ के ताजदार जानो दिल तुम पर फिदा है दो, जहाँ के ताजदार मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ए शहे आले वकार। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दिल से पढ़ने वाली आवाज है। अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है रियाज करना, रजा थोड़ा सा जरा जम के रियाज करना है अब आपने थोड़ा सा आगे, ठीक है? अगर आपने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है तो बहुत ही प्यारी आपका जो अंदाज है ना वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही मध्यम अंदाज है माशाल्लाह, और उसमें बड़े बड़े हमारे मुल्क का बहुत बड़े बड़े नाम लेजेंड हमारे सना खां रह चुके हैं। तलहा, अब आपकी आवाज में हम कुछ सुन सकते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं कोशिश करूंगा अपने उस्ताद मोहतरम अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी साहब का लिखा हुआ और आपका ही पढ़ा हुआ कलाम सुनो। मेरा पढ़ा हुआ? अच्छा, उवैस भाई का पढ़ा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुद ही लिखा है आपने। अच्छा माशाल्लाह, और खुद ही पढ़ा। बिस्मिल्लाह। बेकताए नबी मुहतशम हो, मेदाद ये चाहता है दूर इसका हर किरण जो गम हो, दूर इसका हर किरण जो गम हो, मेरे आका निगाह है करम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उवैस भाई का लिखा हुआ, उवैस भाई का पढ़ा हुआ, माशाल्लाह आपने आज कलाम जो है वो, जैसे मैं कल आप कह रही थी ना कि नात ख्वानी के लिए किसी को चुन लिया जाता है। अल्लाह ने वाकई में चुना है दोनों को, सही कह रहे हैं आप। तरा कभी उवैस भाई से मुलाकात हुई है आप दोनों की? हुई है तो उन्होंने आपको सुना? अब आप क्या कहा जब फर्स्ट टाइम अगर उनके सामने जब नात? कुछ सुना नहीं है उन्होंने अभी तक? दिल चाहा है, क्या ख्वाहिश है कि उवैस भाई के सामने उनका कलाम पढ़े हैं? बिल्कुल, है ना? अच्छा, कहाँ कहाँ आज तक जो है आप लोगों ने सना खानी की है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ गए हैं? कराची में, कराची में की है तो तमाम कराची में ही की है, कराची से बाहर हैदराबाद तक में तो करी है। अच्छा, कैसी पजीराई मिली? लोग क्या कहते हैं सुन के, क्या तारीफ कहते हैं? माशाल्लाह से इज्जत। माशाल्लाह। इस दफा रमजान में क्या मसरूफियात हैं? मैम अभी तो कुछ भी नहीं है, ये है कि बस रोजे रख रहे हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि या तो जॉब के लिए हम लोग के लिए करें, जिस तरीके से माजरों को मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, यानी कि मैट्रिक मेरी एजुकेशन है, ये हाफिज़ कुरान है, तो उस हवाले से कि हम लोग को या तो जॉब दे या तो हमारे लिए कोई ऐसे खुसूसी इक़दाम उठाए कि जिससे हमारी आने वाली ज़िंदगी आसान हो। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी आसान होगी आने वाले वक्त में। और ये इनकी तमाम जो हुक्मरान हैं उनसे ये एक दरख्वास्त भी है जिन्होंने की है कि इनके लिए कुछ खास तौर पर किया जाए और इनको कोई, और हमारी सिंध हुकूमत से हमारी भी एक गुजारिश है कि जो आने वाली जितने भी महंगाई है उसको जरा कंट्रोल करने की कोशिश करें। रमजान का महीना है, रखिएगा अपना ख्याल। शाजीपुर माया को दीजिए कल तक की इजाजत, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का परवरदिगार हामी नासिर।